नमस्कार साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को आज एक बड़ी खुशखबरी के साथ मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, उसका नाम है मैं आपको पहले लिख देता हूं ताकि उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं आपसे शानदार तरीके से। बहुत ही आपको खुशी मिलेगी इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे। तो आज अपन जो शुरुआत करने वाले हैं साथियों, वो करने वाले हैं काव्य शास्त्र की। ये काव्य शास्त्र की बात करने वाले हैं साथियों अपन। और ये जो काव्य शास्त्र है साथियों, आपको मैं 1 मिनट बात करूंगा और फिर मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा। बिना वक्त खराब किए हुए अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए साथियों, ये जो मैंने काव्य शास्त्र लिखा है, ये कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ आपके लिए उपयोगी है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे लोग डरे हुए होते हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों को, मैं भी विद्यार्थी जीवन में हूँ, आप भी विद्यार्थी जीवन में हो, है ना। और विद्या को ग्रहण करता है वो हमेशा ही विद्यार्थी जीवन में जीता है साथियों। ये कोई कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने अंदाज में जी सकते हैं साथियों। काव्य शास्त्र आपका ग्रेड सेकंड से लेकर के ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी की भर्तियां, इसके अलावा आपका कहीं का भी टीजीटी, पीजीटी, आपका एनबीएस, केबीएस, इसके अलावा आपका एमपी की भर्तियों में, आपके यूपी की भर्तियों में, नेट में, सेट में, यानी इन सभी भर्ती परीक्षाओं में काव्य शास्त्र आता है। और सभी छात्रों को ये थोड़ी सी कि दिक्कत सी महसूस होती है, काव्य शास्त्र को कैसे पढ़े, इसकी सदियों को कैसे याद करें, प्रमुख आचार्य है जो संस्कृत के आचार्य है या हिंदी के आचार्यों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दे दी हैं, इसको याद करने में बहुत सारी दिक्कतें छात्र के सामने आती है। उनकी सदियां याद नहीं होती, उनकी रचनाएं याद नहीं होती, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं हिंदी या संस्कृत के आचार्य है उनकी। और काव्य शास्त्र में हमसे ये सारी बातें पूछी जाती है और सभी लोगों को डर लगता है। तो मैं आज पहले मैंने इसकी क्लास की शुरुआत कर दी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। इस चैनल पर धीरे धीरे मैं आपको संपूर्ण काव्य शास्त्र, संपूर्ण भारतीय इतिहास, आपका जो भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों काव्य शास्त्र आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा कंप्लीट इसी तरीके से। जैसे आपका एक वीडियो प्रभावी रहेगा, उसी प्रकार से सारे वीडियो आपके प्रभावी रहेंगे। हर वीडियो में आपको नई चीज, एक प्रश्न आपको वहां से परीक्षा में मिलेगा निश्चित रूप से। केवल हम शॉर्ट पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। आप हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो एक वीडियो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का भी डेली मैं देने की कोशिश करूंगा साथियों। बिना सोचे समझे हम काव्य शास्त्र पर आ जाते हैं, बात नहीं करेंगे, पढ़ना चालू कर देते हैं। देखिए साथियों, काव्य शास्त्र किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में 2 मिनट सुनेंगे, उसके बाद में मैं काव्य शास्त्र को लिखना प्रारंभ कर दूंगा। काव्य शास्त्र है, इसकी शुरुआत वेदों के समय से ही हुई है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत में वेदों को लिखा गया ब्रह्मा जी द्वारा, तब से ही काव्य शास्त्र की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस वक्त काव्य शास्त्र का जो उल्लेख मिलता है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल इसका उल्लेख है, इसके प्रयोग करता है वो 6ठी सदी के आचार्य भामे हैं, जिन्होंने अपना ग्रंथ, आपका काव्य अलंकार जो अपना ग्रंथ लिखा है, उसमें इसका प्रयोग किया है काव्य शास्त्र का। इसलिए काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के प्रवर्तक जो माने जाते हैं आचार्य भामे माने जाते हैं। तो काव्य शास्त्र कहते किसको है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो प्रमुख संस्कृत आचार्य है पहले, उन सभी संस्कृत आचार्यों की मैं सदी आपको बताऊंगा, उनकी रचना बताऊंगा, उनके प्रमुख कथन या उनकी परिभाषाएं वो बताऊंगा, और उनके बारे में प्रमुख बातें हैं वो बताऊंगा। केवल आपको ये पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इसके अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा के पेपरों को उठाकर देख सकते हो, कोई और चीज बिल्कुल मिलती नहीं है, केवल काम की चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो काव्य शास्त्र सबसे पहले किसको कहेंगे, ये बात आपको पढ़ लेनी है। तो देखिए साथियों, मैं यहां सबसे पहले तो काव्य शास्त्र की लिखूंगा आपके सामने परिभाषा। परिभाषा की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि काव्य के गुण और अवगुणों की समीक्षा करने वाले जो तत्व है, काव्य के गुण और अवगुणों की समीक्षा करने वाले तत्व, ये आपका काव्य जो पद्य भाग में लिखा जाता है, काव्य के गुण व अवगुण दोनों ही चीज होती है। आप में भी, मुझ में भी गुण भी है और अवगुण भी है। तो काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा
की समीक्षा करने वाले तत्व, करने वाले तत्व, आप तत्व कह सकते हो, है ना, या करने वाली विधा कह सकते हो, विधा ज्यादा अच्छी रहेगी, कि काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को, ऐसे कर दो, करने वाली विधा को, करने वाली विधा, करने वाली विधा को, करने वाली विधा को काव्य शास्त्र कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके तीन नाम आपको मिलते हैं काव्य शास्त्र के, और तीन नाम कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है सबसे पहले इसका अलंकार शास्त्र, इसके बाद में इसका नाम मिलता है एक सौंदर्य शास्त्र, और एक नाम लास्ट में मिलता है काव्य शास्त्र। ये कैसे हुआ, तो मैंने आपको कहा कि काव्य शास्त्र की शुरुआत वेदों से हुई, लेकिन इसका उल्लेख भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में इसका जो प्रयोग करता है या इसका जो वैज्ञानिक विवेचन है वो मिलता है आचार्य भामह के ग्रंथ काव्य अलंकार में, और काव्य अलंकार से लेकर के 6ठी सदी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी, यानी रुद्रट की रचना काव्य अलंकार या काव्य अलंकार सूत्र, यहां तक इसका नाम अलंकार शास्त्र था। अब इन अलंकार शास्त्रियों ने इसका धीरे धीरे नाम रख दिया सौंदर्य शास्त्र, और भोजराज के समय इसका नाम पड़ गया काव्य शास्त्र, जो आज भी प्रचलित है, आज भी हम इसको काव्य शास्त्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी काव्य शास्त्र जो नाम दिया, इसका नाम देने का जो श्रेय है वो आचार्य भोजराज को है। बात समझ में आ जाएगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अपन इसको मैं जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने वही मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो सबसे मैं बात करूंगा, देखिए काव्य शास्त्र की शुरुआत, देखिए साथियों, काव्य शास्त्र की शुरुआत, काव्य शास्त्र की शुरुआत वेदों से ही हो गई थी, हो गई थी, किंतु इसका उल्लेख, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ कौन सा है, वो नाट्य शास्त्र। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे अपन अभी लास्ट में। नाट्य शास्त्र में मिलता है, इतना तो आपको ध्यान रखना नॉर्मली। किंतु बात करें अपन, किंतु इसका वैज्ञानिक विवेचन, किंतु काव्य शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन या प्रयोग आचार्य भामह जो 6वीं सदी के आचार्य है, मैं आपको याद करवाऊंगा बाद में चल के। आचार्य भामह के ग्रंथ काव्यालंकार में मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को काव्यशास्त्र कहते हैं। काव्यशास्त्र की शुरुआत वेदों से हो गई थी, किंतु इसका उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। किंतु और लगा दिया मैंने एक बार, किंतु काव्यशास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन है या प्रयोग है वो आचार्य भामह के ग्रंथ काव्य अलंकार में मिलता है। अतः काव्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। अतः काव्य शास्त्र के प्रवर्तक या जनक के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं।
ये ध्यान रखेंगे। काव्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह हैं, माने जाते हैं, माने जाते हैं। बात क्लियर हो गई? इतनी सीख, बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर आगे मैं आपको बढ़ाता चलूंगा। तो वैज्ञानिक विवेचन या प्रयोग करता है वो आचार्य भामह है, और काव्य शास्त्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आचार्य भामह। अब देखो, इससे आगे की मैं बात करूं तो देखिए, प्रारंभ में, देखिए यहां पर प्रारंभ में आचार्य भामह की रचना काव्यालंकार से लेकर रुद्रट कौन सी सदी के हैं? 9वीं सदी के। भामह की मैंने 6ठी सदी पहले ही बता दिया। लेकर रुद्रट की रचना काव्यालंकार भी नाम मिलता है कहीं कहीं पर, काव्यालंकार, और कहीं कहीं पर इसका काव्यालंकार सूत्र ये नाम भी मिलता है। ठीक है ना भाई? तो दोनों ही ध्यान रख लेंगे। तो प्रारंभ में आचार्य भामह की रचना काव्यालंकार से लेकर रुद्रट की रचना काव्यालंकार सूत्र तक इसका नाम क्या था? तो इसका नाम अलंकार शास्त्र था। अलंकार शास्त्र, इसका नाम अलंकार शास्त्र था। इन अलंकार शास्त्रियों ने ही इसका नाम क्या धर दिया? सौंदर्य शास्त्र। इसका नाम सौंदर्य शास्त्र कर दिया। यहां तक की बात ध्यान रख लोगे? क्या नाम कर दिया? सौंदर्य शास्त्र कर दिया। अब आगे की बात देखो, तो इसका नाम अलंकार शास्त्रियों ने क्या कर दिया? सौंदर्य शास्त्र कर दिया। लेकिन देखिए आप, लेकिन आचार्य भोजराज के समय इसका नाम काव्य शास्त्र, ये यहाँ के काव्य शास्त्र हो गया। इसका नाम काव्य शास्त्र रख दिया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। समझ गए? अतः काव्य शास्त्र नाम देने का श्रेय आचार्य भोजराज को जाता है। आचार्य भोजराज या राजा भोज का, ये बात एक ही है ना भाई? भोजराज को जाता है। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक की मेरी कंप्लीट एक एक बात मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। कुछ भी चीज यहां पर मैंने कोई भी चीज छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है किसी भी कंडीशन में। और भोजराज ने इसका नाम क्या दे दिया है? काव्य शास्त्र नाम दे दिया है।
यहाँ तक की बात क्लियर है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। काव्य के गुण व अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा को काव्य शास्त्र कहेंगे, और काव्य शास्त्र को सबसे पहले अलंकार शास्त्र कहते थे। आचार्य भामे से लेकर के रुद्रट तक फिर इसको इन अलंकार शास्त्रियों ने नाम सौंदर्य शास्त्र दिया, फिर इनका नाम राजा भोज या भोजराज के समय काव्य शास्त्र पड़ गया, और काव्य शास्त्र को आज भी हम काव्य शास्त्री कहते हैं। इस नाम देने का जो श्रेय है वो किसको है? भोजराज को है। क्लियर है ये बात? और काव्य शास्त्र के जो प्रवर्तक है वो कौन है? आचार्य भामे, जो 6ठी सदी के आचार्य है। इसमें ही काव्य शास्त्र का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया और वैज्ञानिक विवेचन इसी में मिलता है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है तो आप यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे, प्रमुख आचार्य। प्रमुख आचार्य जिन्होंने काव्य शास्त्र का परिचय दिया है या आपको काव्य शास्त्र के बारे में परिभाषाएं दी है, वो सारी बात अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है आपके प्रमुख आचार्य में कौन सा अपन आचार्य पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे अपन नंबर 1 पर। ऐसे अपन क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे। इसके नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आचार्य भरत मुनि को। यहीं से अपन की शुरुआत होती है, भरत मुनि से। आचार्य सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? भरत मुनि पढ़ेंगे। आचार्य जो भरत मुनि है इसके बारे में आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो इसके समय के बारे में बात की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको ध्यान रखना है दूसरी सदी। कौन सी सदी है? दूसरी सदी आपको ध्यान रखनी है। इसका समय कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रखनी है। तो इनकी जो सदी है वो कौन सी है? दूसरी सदी है। अच्छा, बात करते हैं कि इनका ग्रंथ कौन सा है, तो यहीं से अपन एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले बात करें कि आचार्य जो भरत मुनि का ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम क्या है, तो देखिए ग्रंथ का नाम आपका इसका है, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र इनके ग्रंथ का नाम है। अब नाट्य शास्त्र में क्या प्रमुख बातें हैं, इसे एक बात ध्यान रखेंगे, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। पंचम वेद, पंचम वेद के नाम से जानते हैं किसको? नाट्य शास्त्र को। क्लियर है? इसमें करीबन लगभग 6000, कितने? लगभग 6000 श्लोक है। लगभग की बात की, आगे पीछे हो सकती है। और यदि मैं अध्याय की बात करूं तो 36 अध्याय इसमें दिए गए हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में। बात समझ में आ गई क्या? पंचम वेद के नाम से जानते हैं। करीबन 6000 श्लोक, लगभग 6000 श्लोक इसमें मिलते हैं। 36 अध्याय इसमें मिलते हैं। अब इसमें प्रमुख बात क्या है? इस 36 अध्यायों में से 2 अध्याय इसके बड़े प्रमुख है। 2 कौन से हैं? एक तो 6ठा अध्याय और इसके अलावा एक आपका 17वां अध्याय। अब ये प्रमुख क्यों है सर? ये प्रमुख इसलिए है कि 6ठे अध्याय में इन्होंने एक रस सूत्र दिया है, तत्र विभाव अनुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति। तो ये कौन से अध्याय में दिया है, ये सवाल आपको सीधा ही पूछता है। तो ये 6ठे अध्याय में, 36 अध्यायों में से 6वां अध्याय महत्वपूर्ण है। 6वें और 7वें अध्याय में वर्णन दोनों में मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से 6ठा अध्याय याद रखना है। दूसरा साहब 17वां अध्याय क्यों प्रमुख है? तो 17वां अध्याय प्रमुख इसलिए है कि 17वें अध्याय में इन्होंने केवल 4 अलंकार ही माने हैं, रूपक, दीपक, यमक, है ना, और उपमा। केवल आपके कितने अलंकार माने हैं? 4 ही माने। इसलिए ये दोनों अध्याय आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 6वें अध्याय की। तो 6वें अध्याय पर अपन आते हैं। 6वें अध्याय की सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं। तो 6वां अध्याय तथा 7वें अध्याय में इन्होंने क्या दिया है? रस सूत्र। तो देखिए नाट्य शास्त्र के यहां लिखेंगे अपन नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में, 6वें अध्याय में रस सूत्र दिया है। रस सूत्र, और रस सूत्र कौन सा दिया है? तो रस सूत्र दिया है, तो वो रस सूत्र शायद सभी जानते हैं आप कौन सा है, सभी को आता है, सभी को याद है। तत्र विभाव अनुभाग संयोगाद रस निष्पत्ति। देखो तत्र वि भा वा नु
भाव, ऐसे याद रखेंगे। तत्र विभाव अनुभाव संयोगाद्रस दस निष्पत्ति, निष्पत्ति। ये लो साहब, ये इतना बड़ा जो सूत्र दिया है इन्होंने, ये कहाँ लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में है। कहाँ लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है। ये लिख दिया मैंने, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र का अध्याय कौन सा है राजाओं? तो कौन सा है? 6वां अध्याय है। इसी में ये लिखा हुआ है। कौन सा सूत्र? तत्र विभाव अनुभाग संयोगात रस निष्पत्ति। कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। नाट्य शास्त्र का आपका 17वां अध्याय है। इसमें 4 अलंकार माने हैं, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। नाट्य शास्त्र के अगली बात लिखेंगे भरत मुनि के बारे में। नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में 17वें अध्याय में भरत मुनि ने 4 अलंकार ही माने हैं। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। 4 अलंकार ही माने हैं। अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 4 ही मानी है। भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए आपसे कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, तो 4 ही है। वो 4 कौन कौन सी है? तो चारों की चारों रट लेनी है आपको। चारों की चारों कौन सी है? तो देखिए ध्यान से, एक तो है आपकी रूपक, एक है आपका दीपक, रूपक है, दीपक है, एक आपका यमक है, यमक, और एक आपका कौन सा है? उपमा है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। भरत मुनि जी कहते हैं कि अलंकार 4 ही है। बाकी अन्य विद्वानों ने तो बहुत सारी बातें भी यहाँ पर कई बातें मानी है, लेकिन ध्यान रखेंगे भरत मुनि के अनुसार आप अलंकार रखेंगे 4। तो सबसे पहला आचार्य कौन पढ़ रहे हैं अपन? भरत मुनि। ईसा पूर्व 2री सदी है। ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, पंचम वेद नाम से जानते हैं। लगभग 6000 श्लोक है, 36 अध्याय है ना। नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में रस सूत्र दिया है। इसको आप अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से याद करेंगे। तत्र विभाव अनुभाव संयोगात रस निष्पत्ति नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में है। और नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में इन्होंने 4 अलंकार ही माने हैं, रूपक, दीपक, यमक और उपमा। क्लियर है बात? अब देखो, इससे आगे की मैं बात करूं तो देखो, नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है एक विद्वान ने, जो इनकी रचना है वो नाट्य शास्त्र पर टीका। तो आप देखेंगे नाट्य शास्त्र की टीका। टीका का मतलब अनुवाद। तो आपको देखना है नाट्य शास्त्र की टीका। किसने लिखी है साहब नाट्य शास्त्र की टीका? तो नाट्य शास्त्र की टीका किसने लिखी है? आपको ध्यान रख लेना है, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त द्वारा। किस नाम से लिखी है अभिनव गुप्त ने? तो अभिनव भारती। क्या नाम से लिखी है? आपको ध्यान रखना है, अभिनव भारती। अभिनव भारती, इस नाम से ये टीका लिखी है। किसने लिखी है? ये अभिनव भारती नाम से टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने। किस पर लिखी है? नाट्य शास्त्र। यानी नाट्य शास्त्र का अनुवाद है वो क्या है? अभिनव भारती है। समझ में आ जाएगी बात? बिल्कुल कोई गलती नहीं करे, सवाल यहां से आ सकता सीधा सीधा। अभिनव भारती क्या है आपका? अभिनव भारती है। अब देखो, एक बात आती है आपकी भरत मुनि के बारे में कि इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने मानी है 8 रस, अन्य विद्वानों ने माने 9 रस, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या है 11। तो देखो, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या, तो आप लिखोगे आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या। सवाल आते ये सारे जो मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे वो नेट हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे आपका ग्रेड सेकंड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपकी कोई सी एग्जाम जहां का आप साथ शामिल है वहां ये सवाल आते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है।
8 मानी है। क्लियर है, बात करेंगे अपन आगे। लेकिन लेकिन अन्य विद्वानों ने अन्य विद्वानों ने अन्य विद्वानों ने रसों की संख्या 9 मानी है। अब तुम कहोगे हमको उत्तर क्या करना है सर, ये बताओ आप। तो वो भी बात बताएंगे अपन। इसके बाद देखेंगे वर्तमान में रसों की संख्या वर्तमान में रसों की संख्या है वो 11 है। कितनी है? 11 है। 11 रस है इस टाइम पर। ठीक है, अब आप सवालों को क्लियर कर ले। आपसे सवाल पूछे कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको उत्तर 8 ही करना है। आपसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर 11 ही करना है। वर्तमान नाम ले दे तो भी उत्तर 11 ही करना है। लेकिन आपसे कह दे ऐसे कि भरत मुनि के बाद रसों की संख्या कितनी मानी गई, तो 9। और सीधा ही सवाल पूछे आपसे कि रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। वर्तमान में रस कितने हैं, तो 11 है। क्लियर है, तो 9 वाला सवाल आता नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाला होता है। बाकी की 8 और 11 वाला आपको याद रखना है। क्लियर है। और शांत रस को रस नहीं मानते हैं भरत मुनि। ये देखो, नोट लगा के लिखेंगे, शांत रस को रस नहीं मानते हैं भरत मुनि, यानी आचार्य भरत मुनि। जो ये विद्वानों ने 9वां रस माना है ना शांत, इसको नहीं मानते हैं। आचार्य भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं। तो इसको रस मानने वाले कौन है फिर शांत रस को? तो शांत रस को रस मानने वाले विद्वान कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शांत रस को रस मानने वाले, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शांत रस को रस माना। अब किस किस ने माना है, तो आपको 2 नाम मिलते हैं। नंबर 1 पर तो आपको ध्यान रखना है उद्भट आपको ध्यान रखना है। उद्भट आपको विकल्प में नहीं मिले, ये नहीं मिले, तो आपको दूसरा नाम भी याद रख लेना है, अभिनव गुप्त। क्या ध्यान रख लेना है? अभिनव गुप्त। क्लियर हो जाएगा। अब ये नंबर 2 का उत्तर है आपका। क्लियर है। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं भी नहीं कर सकता। तो मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है वो आपको ये भरत मुनि के बारे में कंप्लीट बातें बता दी है। आप देखिए कि आप देखेंगे ये भरत मुनि आपका कंप्लीट हो गया है। एक आचार्य और पढ़ा देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके आपको सभी आचार्य कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये भरत मुनि के बारे में बात हुई। 2 नंबर पर आचार्य पढ़ेंगे अपन भामे हैं। कौन सा पढ़ेंगे? आचार्य भामे। ये आपका 2 नंबर आचार्य है, आचार्य भामे हैं। आज शुरुआत है तो टाइम तो लगेगा ही भाई। आचार्य भामे, देखो हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं ना यूं, तो हिंदी में इसको मानते हैं 6। ध्यान रखेंगे, हिंदी की जो संख्या होती है गिनती, वो इसको 6 मानते हैं। तो देखो इसकी सदी याद रख लेनी है आपको, 6वीं सदी। ये लो, याद हो गई ना। इसी में से याद करना है, भामे में से। यदि इसके ग्रंथ की बात करूं मैं, तो आप सभी को पता है ग्रंथ, तो आप सभी को पता है ग्रंथ कौन सा है। तो ग्रंथ आपका सभी को पता है कौन सा है। ग्रंथ बताओ। अभी मैंने बताया आपको काव्यालंकार। कौन सा है? काव्यालंकार। बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से, समझ जाओगे आप। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये तो आपको पूछा जाएगा काव्यालंकार। सवाल पूछे कि कोई अंदर से पूछ ले कि इसमें कितने परिच्छेद है, तो 6 परिच्छेद है। वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रख लेना है। इधर उधर अध्यापक बात करते हैं कि अधूरा पढ़ाया है, पूरा नहीं बताया है। आपको हिंदी कौन पढ़ाते हैं, तो फलाने सिंह ने कमज़ोर बताया। पूरा कोई नहीं होता, न मैं हूँ न कोई और है। परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण है वो चीज़ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बात आती है कि ये जो भामे हैं ये आपके अलंकारवादी आचार्य है।
अलंकारवादी। अब तुम कहोगे ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको लास्ट जब पढ़ाऊंगा तो आपको अलंकारवादी अलग करवा दूंगा, रसवादी अलग करवा दूंगा, और एक शॉर्ट ट्रिक में पूरी ये सदियां 1 मिनट में, पूरी 1 मिनट में पूरी सदियां आपको उंगलियों पर रटवा दूंगा। ये मैं जानता हूं। पहले एक एक को थ्योरी से बड़े रूप में पढ़ेंगे, फिर आप शॉर्ट में, आपको यूं चुटकियों में याद हो जाए नहीं तो मानना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे अलंकारवादी आचार्य है, अलंकारवादी आचार्य है ये कौन, भामह आचार्य है, अतः है ना। और आप कह सकते हो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक या काव्य शास्त्र के प्रवर्तक, बात वही है ना भाई। अलंकार शास्त्र कह दो, काव्य शास्त्र के प्रवर्तक, के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामह। कौन है, आचार्य भामह है, आचार्य भामह है। इनकी रचना आपको याद रखनी है, काव्यालंकार। क्लियर है। अब देखो इनकी एक प्रमुख परिभाषा है, वो आपको ध्यान रखनी है, वहीं से सवाल आता है। अच्छा, एक और यहीं पे बता देता हूं, इस पर काव्य अलंकार की एक टीका लिखी है, और वो टीका किसने लिखी है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और देख लेना। उद्भट ने इसकी टीका लिखी है ना, काव्य अलंकार की टीका। तो देखो काव्यालंकार की टीका, काव्यालंकार, काव्यालंकार रचना की टीका किसने लिखी है, उद्भट ने, आचार्य उद्भट, जो 8वीं सदी के आचार्य है उद्भट। अपन रटेंगे सारी, सबकी सदियों को रटेंगे। उद्भट ने लिखी है, उद्भट ने लिखी। किस नाम से लिखी है गुरुजी, तो नाम देखेंगे अपन, भामह विवरण। भामह विवरण किस नाम से लिखी है, भामह विवरण नाम से लिखी है। भामह विवरण नाम से क्या लिखी है, टीका लिखी है। किसकी, काव्य अलंकार की। तो आप याद रख लोगे भामह विवरण। अब इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये परिभाषा तो रटनी है भाई, आपको परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आती है भाई, एकदम बहुत ही ज्यादा आती है। देखो क्या है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना। इतनी सरल सी परिभाषा है, आप यूं ही इसको याद कर लोगे, बहुत सरल है ना। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये इनकी प्रमुख परिभाषा है जिसको आपको रटनी है। यहीं से सवाल बार बार में पूछा जाता है। यानी यहां आप देख सकते हो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के मिलाप को काव्य कहते हैं, काव्य कहते हैं। ये परिभाषा दी है किन्होंने, आचार्य भामह ने। हिंदी में कहें तो, और संस्कृत में बोले तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये सवाल बार बार यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रमुख बात देखो, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है आचार्य भामह ने। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एक नोट करके कि वक्रोक्ति अलंकार को, नोट, वक्रोक्ति अलंकार को, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल मानते हैं, अलंकारों का मूल मानते हैं। यानी सबसे मूल अलंकार है वो वक्रोक्ति है। ये किसने कहा है, आचार्य भामह ने कहा है। ये आपको भामह के बारे में सारी बातें, जितनी प्रमुख परीक्षा योग्य, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। ये अलंकार है ना। देखिए, तो जितनी भी बातें भामह की, काव्य अलंकार रचना है, 6 परिच्छेद है, 6वीं सदी है, अलंकारवादी आचार्य है, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक है। काव्य अलंकार रचना की टीका उद्भट ने लिखी है, भामह विवरण नाम से। और शब्दार्थो सहितो काव्यम इनकी परिभाषा है, शब्द और अर्थ के मिलाप को काव्य कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं हो जाए, मैं यहीं पर बता देता हूँ, दंडी ने, ये आपको मैं यहीं पे बता दूं, आचार्य दंडी पढ़ेंगे अपन, वहां पे लिख दूंगा अतिशयोक्ति अलंकार को, अतिशयोक्ति अलंकार को
अतिशयोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना, अलंकारों का मूल माना है, अलंकारों का मूल माना है। ठीक बात, ये आपको ध्यान रख लेना है आचार्य दंडी ने। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा साथियों आपको। कल मैं आपको नई क्लास के साथ मिलूंगा, अगले आचार्यों को पढ़ेंगे, सबकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे, एक एक को ऐसे रट डालेंगे। चाहे आप किताब कोई सी पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब किताबों का संग्रह मिश्रण आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से मैं इस चैनल पर काम नहीं कर रहा था, अब मैं इस चैनल पर काम करना चालू कर दिया है। आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेंगी, आराम से आप पढ़िए। इसके बाद में मैं एक टॉपिक पूरा होने के बाद प्रत्येक के आपको टेस्ट पूरा आपका 30, 40 या 50% महत्वपूर्ण बनते हैं, वो टेस्ट भी हल कराऊंगा। आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल, थैंक यू।